गुड इवनिंग सर। स्टार्ट किया है। गुड इवनिंग बेटा। सर ये आवाज मुझे ही कट के आ रही है, सबको आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। बाकी लोग बताएं, बाकी लोग बताएं बेटा, हमारी आवाज क्लियर है कि नहीं? आवाज क्लियर कीजिए एक बार। हेलो सर मुझे तो थोड़ी सी आवाज कट के आ रही, क्लियर नहीं आ रही है। अब बाकी लोग कमेंट करें तो क्लियर हो जाए। बाकी लोग तो जैसे एकदम शांत होकर बैठे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। जल्दी बोलो बेटा। आसिफ, अरे कुछ लोग तो कमेंट करो, आवाज हमारी क्लियर है कि नहीं। अगर डिस्टर्ब हो तो एक बार फिर से रिज्वाइन करें, अदरवाइज चालू किया जाए। यार सर लिंक ग्रुप में नहीं गया है। अच्छा अच्छा, ओ सॉरी, एक मिनट। वो हमने देखा नहीं। एक मिनट, ऐसे ही हो रही है। ये आपने ठीक कहा। चलिए, मैंने ग्रुप में लिंक सेंड कर दिया है। ग्रुप में मैंने लिंक सेंड कर दिया, जल्दी से ही क्लियर हो जाएगा। चलिए अब बताइए बेटा, अब बहुत क्लियर है कि नहीं? गुड इवनिंग जी सर, क्लियर है सर, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है सर। चले ठीक है। एक बार आप कमेंट करो तो क्लियर हो जाएगा ना, क्योंकि उन्होंने बताया कि मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो हमें लगा हो सकता है मेरी आवाज गड़बड़ हो। चलिए अब बिल्कुल क्लियर है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हमने कहा कल हम लोगों ने हेल्थ एजुकेशन शुरू किया था। हेल्थ एजुकेशन में से तो जो बड़े चैप्टर है वो एक डिजीज का है बेटा, दूसरा जो है वो न्यूट्रिशन का है। ऐसे दो बड़े चैप्टर है, बाकी छोटे छोटे चैप्टर आपके और लगे हैं। इनमें से पहले हम लोगों ने कल हेल्थ एजुकेशन की परिभाषा देखी, अर्थ देखा, हेल्थ की परिभाषा देखी, अर्थ देखा। अब हम सीधे कहाँ पे, जो तीसरा टॉपिक हमारा था वो था डायमेंशन ऑफ हेल्थ, जो स्वास्थ्य के आयाम है। उन स्वास्थ्य के आयामों की चर्चा करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। ऐसे में वहीं से क्लास को शुरू करता हूँ। आप लोग बिल्कुल होल्ड रहे। चलिए आपको मैं क्लास में ला दिया हूँ। यहाँ आप लोग बिल्कुल क्लियर कर ले, कंफ्यूजन कहीं होगा तो आप लोग बोलिएगा। ये कल की क्लास है बेटा, कल यहीं से हमने आपको खत्म किया था। खत्म करने का मतलब ये है कि 9 बज गए थे और हो सकता है कि आप सबको ठीक से कल सुनाई ना दे रहा हो, क्योंकि कल बरसात की वजह से थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा था, जिसकी वजह से हमारी बाइक आप तक तो पहुंच रही थी, लेकिन वीडियो थोड़ा कट करके आ रही थी। तो बाद में कुछ लोगों ने मैसेज किया कि सर थोड़ा सा आपका नेटवर्क वीक है, इसलिए मैंने वहीं पे क्लास को क्या किया था, रोक दिया था। ठीक है, तो आप बिल्कुल आप उसी जगह से आगे बढ़ेंगे, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसे में कल हमने जो चर्चा की थी वो डायमेंशन ऑफ हेल्थ की थी, और अकॉर्डिंग टू किसके, जो WHO है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा स्वास्थ्य के आयाम कितने हैं, या जो स्वास्थ्य की चर्चा जिनसे होती है कि व्यक्ति स्वस्थ है कि नहीं है, किस तरीके से स्वस्थ हो सकता है, कैसे व्यक्ति को हम स्वस्थ मान सकते हैं, इसी को डायमेंशन बोलते हैं या फिर आयाम बोलते हैं। ठीक है, तो हमने कल कहा था कि स्वास्थ्य के स्पेशली WHO ने 3 आयाम बताए हैं। WHO ने स्पेशली स्वास्थ्य के 3 आयाम बताए हैं, उन्हीं 3 आयामों की चर्चा करनी थी। ऐसे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जब सामान्य प्रश्न पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से स्वास्थ्य के आयाम नहीं है, तो इसका मतलब WHO की चर्चा नहीं हुई, बल्कि सबकी चर्चा हुई है। स्पेशल अगर पूछेगा कि निम्नलिखित में से WHO द्वारा बताए गए स्वास्थ्य के आयाम निम्नलिखित में से कौन है या कौन नहीं है, ऐसे में एक प्रश्न आपका इस टाइप का भी बनता है। तो आइए चर्चा करते हैं कि WHO द्वारा डिसाइड की गई जो 3 आयाम है वो कौन कौन से हैं। तो हमने कल बताया था, पहला क्या है, पहला हमारा था फिजिकल डायमेंशन, मतलब शारीरिक आयाम। दूसरा मानसिक आयाम, जिसे मेंटल डायमेंशन बोलते हैं। तीसरा था बेटा हमारा सामाजिक आयाम, जिसे इंग्लिश बोलते क्या, सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन। तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है
कि शारीरिक रूप से व्यक्ति कैसे स्वस्थ हो सकता है, स्वस्थ है कि नहीं है, ये किसके अंतर्गत आएगा? शारीरिक आयाम के अंतर्गत आएगा। जैसे उसके हाथ पैर चलना उठना बैठना ये सब अगर फिट है और वो सही खाना खा रहा है, सही से नींद ले रहा है, तो इसका मतलब शारीरिक रूप से फिट है। मानसिक आयाम का मतलब मेंटल लेवल उसका जो है, उसका आईक्यू लेवल कितना है, कैसा है, किस तरीके से लोगों से बिहेव करता है, देखने में बहुत अच्छा है लेकिन वह क्या सभ्य तरीके से बातचीत या फिर उसका जो मानसिक लेवल ठीक है कि नहीं है, साइकोलॉजिकल जो मतलब तरीका है उसके अंतर्गत तो सही उतर रहा है कि ये क्या बेटा मानसिक आयाम है। सामाजिक आयाम का मतलब लोगों के बीच में उठना बैठना बोलना चलना जो ये सब कुछ है बेटा, वो आपका सोशल डायमेंशन है। तो WHO ने तीन तरीके के डायमेंशन आपके बताए हैं। लेकिन अगर बात की जाए टोटल डायमेंशन की, कि अन्य कौन कौन से डायमेंशन हो सकते हैं और जो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो इसी के आगे मैं बढ़ा देता हूं, यहां लिख देता हूं अदर डायमेंशन। जो अन्य आयाम है वो कौन कौन से हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं अगर पूछा जाएगा तो ऐसे में आप यहाँ पे जब चर्चा करेंगे तो सबसे पहले तो मैंने शारीरिक बताया, तो आप शारीरिक की चर्चा कर ही रहे हैं, यहाँ पे पहले की आपको जरूरत नहीं है। तो आपका जो फिजिकल डायमेंशन है ये बना रहेगा, फिजिकल बना रहेगा। दूसरा मेंटल है, तो मेंटल भी आपका बिल्कुल मेंटल लेवल भी सही है, ये क्योंकि सभी आयामों में रखा गया है। तीसरा जो डायमेंशन है वो आप लोगों ने देखा क्या, सोशल डायमेंशन, तो ये भी सोशल डायमेंशन भी बना रहेगा। 3 डायमेंशन तो आपका पहले बताया गया, 3 डायमेंशन आपके ये है। लेकिन चौथा बात की जाए तो जो स्पिरिचुअल है, जिसे आध्यात्मिक कहते हैं, क्या स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन आध्यात्मिक, क्या बोल सकते हो, आध्यात्मिक आध्यात्मिक आयाम। इसकी अगर इसकी चर्चा की जाए, एक मिनट में थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ बोर्ड को ये से। अगर आध्यात्मिक डायमेंशन की बात की जाए तो आध्यात्म से संबंधित है, मतलब इस सृष्टि में सर्वे सर्वा हम ही नहीं है, हमारे अलावा भी अन्य शक्तियां हैं जिसको हमें स्वीकार करना पड़ता है। यदि ऐसा व्यक्ति है या दूसरों के धर्मों को लेकर के लड़ाई झगड़ा ये सब, लेकिन धार्मिक अलग हो जाएगा, धार्मिक डायमेंशन नहीं होता है, वो आध्यात्मिक ही होगा, आप याद रखिएगा। वहां कभी कभी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा डायमेंशन नहीं है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, आध्यात्मिक और धार्मिक। तो धार्मिक का कोई मतलब वहां पे नहीं है, धर्म से संबंधित डायमेंशन नहीं होता है, वो अध्यात्म से संबंधित उसको रखा गया, इसलिए स्पिरिचुअल डायमेंशन की बात की जाती है। तो आध्यात्मिक का मतलब है अध्यात्म से संबंधित, और अध्यात्म का मतलब है कि आप मानते हो लेकिन अपने रिलीजन की तुलना में दूसरों रिलीजन की आप बुराई ना करते हो, उससे संबंधित आप झगड़ा लड़ाई ना करते हो, या आप ये मान के चले कि एक शक्ति ऐसी है जो हमसे भी ऊपर है, हम सर्वशक्तिमान नहीं है। एक इसकी बात चर्चा होगी। इसी में अगर देखा जाए बेटा तो ऐसे में कुछ किताबों में इसी में अलग कर दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है, आप उसको अलग तरीके से पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं पूछे गए हैं तो इसी तरीके से क्वेश्चनों की चर्चा होती है कि निम्नलिखित में से कौन है कौन नहीं है। तो अगर बात की जाए तो आपका जो इमोशनल जो डायमेंशन है उसकी भी चर्चा होगी। इमोशनल डायमेंशन इसका मतलब क्या, संवेगात्मक, संवेगात्मक आयाम। संवेग का मतलब आप सब लोग जानते हो, जिनके अंदर इमोशन हो, जिनके अंदर भाव हो, लोगों का कष्ट सुनने के बाद उनको दुख का अनुभव होता हो और खुशी में वह दूसरों की खुशी होती है, वो क्या है, इमोशन से संबंधित होता है। तो इमोशनल डायमेंशन भी होता है। अगर बात की जाए बेटा तो इन्वायरमेंटल डायमेंशन भी होता है। कौन सा, इन्वायरमेंटल। सर आध्यात्मिक आयाम तो मेन वाले में दिया है। क्या बेटा, सर ये आध्यात्मिक आयाम जो 3 आप बनाए हैं उसमें 4 रहेगा सर। देखिए हमने कहा अगर आप आध्यात्मिक जो आपका स्पिरिचुअल है इसको अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो अलग तरीके से बता सकते हैं, लेकिन मैंने देखा कि कभी ऐसा नहीं पूछा गया है,
सिर्फ यशवंत सिंह की बुकों में ऐसा लिख दिया गया है अलग तरीके से कि आध्यात्मिक आयाम के अंतर्गत और भी आयाम आते हैं, इमोशंस आता है, इन्वायरमेंटल आ सकता है, न्यूट्रिशनल आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको 1 by 1 देखेंगे तो ये सब आपके डायमेंशन में आते हैं, चाहे इमोशनल हो, चाहे इन्वायरमेंटल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे तो न्यूट्रिशनल हो। कौन सा न्यूट्रिशनल? न्यूट्रिशनल को बोलो बेटा। सर एग्जाम में आगे अगर कितने डायमेंशन होते हैं मेन होंगे तो उसमें 4 लिखेंगे कि 3? देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं कितने डायमेंशन होते हैं। आप देखिएगा प्रश्न को उठा के, इसका जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से कौन सा डायमेंशन है, कौन सा नहीं है, कौन सा है, कौन सा नहीं है निम्नलिखित में से। इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कि इनमें अगर देखिए अकॉर्डिंग टू WHO पूछा जाएगा तो आप स्पेशल 3 ही बताएंगे, क्योंकि उनकी एक 3 थ्योरी है, लेकिन बाकी सबकी अलग अलग जितने भी अदर्स आपके जो हेल्थ एजुकेशनल के जो कह लो कि साइकोलॉजिस्ट है या कुछ और है, उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग ही बताया है। इसलिए आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि उनके भी इतने होते हैं 3, 4, 5। इसीलिए प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन है कौन नहीं है। तो एनवायरमेंटल है, इसको वातावरणीय बोलते हैं। वातावरणीय का मतलब है जिस तरीके का वातावरण होगा उसी तरीके का क्या होगा, डायमेंशन होगा। मतलब उसी तरीके से लोग स्वस्थता को देखेंगे। जैसे आप पहाड़ के ये लोग छोटे होते हैं लेकिन कठोर होते हैं, किसी अन्य प्रदेश में चले जाइए लोग काले होते हैं, मतलब क्या है वो इन्वायरमेंटल है, ठीक है। तो वातावरणीय है। न्यूट्रिशनल का मतलब है जो खान पीन के ऊपर है या पोषक आयाम होते हैं, इसको हिंदी में पोषक आयाम, मतलब कुल मिला के खान पीन से संबंधित है। जिस तरीके के लोग खान पीन करते हैं उसी तरीके से उनका डायमेंशन बना रहता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये सब स्वास्थ्य के आयाम है। आप इतने आयामों की चर्चा कर सकते हैं कि इतने आयाम होते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये सब कहीं ना कहीं हमारे किसके डायमेंशन है, किसके स्वास्थ्य के। तो स्वास्थ्य के डायमेंशन की जब भी चर्चा होगी तो आप किस तरीके से बताएंगे, फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये तीनों किसके WHO के हैं। बाकी अदर्स में अदर राइटरों ने अलग अलग तरीके से डायमेंशन को डिवाइड किया है, ठीक है। एक प्रश्न आपका यहाँ से आता है तो इस प्रश्न को आप याद रखें। एक यहाँ पे एक टॉपिक में आपको और बताते हुए आगे की तरफ बढ़ूंगा, एक टॉपिक और बढ़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि WHO की बार बार चर्चा हो रही है तो WHO की थोड़ी चर्चा हो जाएगी। इसके बाद श्री राम किस तरह बेटा डिजीज जाएंगे, जिनको कम समझ में आए टॉपिक या कहीं लगे कि सर यहाँ पे डिस्कशन की जरूरत है, आप बोल दोगे, ठीक है। आप बोल दोगे कि सर थोड़ा सा यहाँ पे रुकने की जरूरत है। नहीं बोलोगे तो मैं कोशिश करूंगा कि जिस रिदम से पढ़ा रहा हूँ उसी रिदम से लेकर के आपको आगे बढ़ता चला। जहां आपको आवश्यकता पड़ेगी आप बिल्कुल बोलोगे। और इसके बाद क्योंकि बार बार WHO की चर्चा हो रही बेटा, क्योंकि WHO एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में स्वास्थ्य की देखरेख करती है। इसलिए क्या है WHO ये जो है इसकी स्पेशल चर्चा होनी चाहिए। हमने कहा था एक परिभाषा में अभी मैंने चर्चा की थी किसके, जब इनकी जो हेल्थ की इन्होंने परिभाषा दी थी उसमें इन्होंने यही कहा था कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। किसकी? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब तीनों को इन्होंने बताया कि जब तक तीनों रूप से व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तब तक उसे स्वस्थ नहीं माना जाएगा। तो उन्होंने लिखा था कि हेल्थ इज क्या स्टेट ऑफ किसका कंप्लीट, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। और क्या कहता है इन्होंने कहा था कि नॉट मेयरली द absence, किसकी absence? Absence of disease or infirmity। ठीक है। तो सिर्फ आदमी अच्छा है इसका मतलब वो अच्छा नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके अंदर सोशल, फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों तरीके से बिल्कुल अच्छा ना हो।
ये परिभाषा WHO की है। अब WHO की बेटा चर्चा की जाए तो WHO जो है एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व की बात हो रही है, पूरे विश्व में स्वास्थ्य की देखरेख करती है, और यह एक ऐसी संस्था है जो गैर सरकारी मानी जाती है, पूर्ण रूप से सरकारी नहीं लिखा होता है। अगर बात की जाए इसकी बेटा तो इसका जो फुल फॉर्म है WHO का वो क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये है आपकी WHO। अगर WHO की बात की जाए तो एक प्रश्न बहुत आसानी से पूछ लेता है, स्टैब्लिश का वही बताओ स्थापना। यह प्रश्न भी कई बार दोहरा के पूछा गया है, तो ये 7 अप्रैल को है बेटा, और तब 1946 में स्टैब्लिश हुई थी। अगर बात की जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया है, तो हेडक्वार्टर से नीचे बात होती है, तो हेडक्वार्टर क्या बेटा, क्या बेटा 48 है सर 48 है। ओ सॉरी 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर की बात की जाए बेटा तो जिनेवा है। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में। ये कहाँ बेटा हेडक्वार्टर है। अगर इसके निदेशक की चर्चा हो, इसके निदेशक तो डॉक्टर कौन है, टेड्रोस। सर जी हाँ बेटा, सर जी ये कह रहे हैं जो डिफिनीशन लिखे हैं एक बार रिवीजन कर दीजिए तो। अभी रिवीजन करते हैं बेटा, आप तो इसको किताबों में देख भी सकते हो कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। आप इसको चाहो तो बेटा एक बार लिख लेना, याद भी करना। एक परिभाषा तो देखिए 2-4 परिभाषा फिजिकल एजुकेशन की, एक आध 2 हेल्थ की, मतलब ऐसी परिभाषा याद होनी चाहिए ताकि आप कहीं भी अगर एजुकेशन के लिए जाओ तो आप आसानी से इसको बहुत अच्छे से बता सको। ठीक है, तो बेटा डॉक्टर टेड्रोस है, कहाँ के बेटा, ये इथियोपिया के हैं। सर ये थोड़ा इनका नाम फिर से बोलिए, डॉक्टर टेड्रोस। टेड्रोस टेड्रोस एक डा है या ये टेड्रोस। ठीक है, टेड्रोस निदेशक है बेटा। अगर उप महानिदेशक की चर्चा की जाए तो उप महानिदेशक 2 है। उप महानिदेशक और कितने बेटा, 2 है। एक भारतीय मूल के हैं, वो कौन बेटा, सौम्या स्वामीनाथन है। सौम्या स्वामीनाथन जी हैं, ये कहा कि बेटा भारत के हैं। और दूसरी चर्चा की जाए तो यहाँ पे जेन एलिसन है। जेन एलिसन जी है, ये कहाँ पे है, तो बेटा इंग्लैंड के हैं। ये तो सामान्य चर्चा हुई। अगर बात की जाए कि इसको याद करना तो बहुत आसान है, क्योंकि 1946 से ये जो परिभाषा लिखी जाती है, जिसके आगे लिख भी दिया जाता है कि ये परिभाषा 1948 में दी गई थी। किसने दिया था, WHO ने दिया था, एक जो संस्था थी उसने दिया था। अगर बात की जाए, एक प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है कि इसके कार्यालय की जो चर्चा होती है, कितने बेटा कार्यालय की, इसके कार्यालय की चर्चा होती है, तो आप याद रखिएगा इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं, कितने क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं, वह लगभग कितने हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। जो क्षेत्रीय कार्यालय इसकी चर्चा होती है, तो टोटल जो क्षेत्रीय कार्यालय बेटा वो 6 है। कितने हैं, 6 है। और इन 6 में से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से WHO की क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे है या कहाँ पे नहीं है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आप याद रखिए ऐसे प्रश्नों के लिए जो 6 है वो 6 कहाँ पे है, ये आप समझिए। अगर नंबर 1 की बात की जाए तो अफ्रीका में है। अफ्रीका में कहा बेटा, अफ्रीका महाद्वीप में है। और अफ्रीका महाद्वीप में कहा है, हरारे में है। हरारे जगह का नाम है और अफ्रीका कंटिनेंट है आपका। दूसरा अगर बताया जाए बेटा तो दूसरा जो है यूरोप में है, यूरोप महाद्वीप में है। और यूरोप में कहा है, तो ये आपका कोपेनहेगन में है। ये कोपेनहेगन क्या बेटा, जगह की नाम है। अगर बात की जाए दक्षिणी पूर्वी एशिया में, एक प्रश्न ये वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। तीसरा जो इसका है
दक्षिणी पूर्वी एशिया। एशिया में एक स्पेशल है, एशिया में एक स्पेशल है, एक दक्षिणी पूर्व एशिया में है। तो अगर दक्षिणी पूर्व एशिया की बात की जाए तो वह कहाँ पे है बेटा? तो हमारे भारत में है, और भारत में भी कहा जाए तो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है। कौन सा? दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात होगी तो नई दिल्ली में है। अगर एक और चर्चा की जाए तो एक और एशिया में है, एशिया में ऐसे में दो हैं। जो स्पेशल एशिया में कहा बेटा मनीला में है। एशिया वाला मनीला में है, दक्षिण पूर्वी एशिया वाला हमारे भारत में है। तो कितने हो गए? 4 हो गए। अगर पांचवी चर्चा की जाए तो एक आपका अमेरिका में है, अमेरिका कॉन्टिनेंट। अमेरिका में बेटा वाशिंगटन में है। अमेरिका में कहा है? वाशिंगटन में। एक आपका बच रहा है, कहाँ पे हो गया? अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, दक्षिण पूर्वी एशिया हो गया, एशिया में हो गया। और एक आपका बच रहा है अफ्रीका में, एक और है, अफ्रीका में एक और है। सर जी वो और थोड़ा ऊपर कर दीजिए। अच्छा 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 बेटा, ऊपर तो दिख तो रहा है पूरा। अफ्रीका में, अभी दिख अफ्रीका रहा में, था इजिप्ट सर में। जी सर, अभी इसके पहले जो लिखे थे ना इरेज कर दिए वो नहीं दिख अच्छा रहा अच्छा था। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, इजिप्ट में है। अब देख लीजिए तो कहाँ पे, अगर कंटिनेंट की बात की जाए तो अगर हम ये कंटिनेंट बना दें कि एक कंटिनेंट आपका यहाँ पे है, दूसरा कंटिनेंट इसी लगा हुआ आपका एशिया है, तीसरा आपका जिस लगा दिया जाए तो ये आपका यूरोप है, चौथा आपका ये अमेरिका उत्तरी और दक्षिणी अगर दोनों को एक ही में कर दिया जाए, और आपका जो 1 2 3 4 5 और अगर छठवां कर दिया जाए तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, सातवां अंटार्कटिका हो गया। सातों कंटिनेंट अगर देख लें किस कंटिनेंट में नहीं है, आपको ये देखने की जरूरत है। तो क्योंकि अमेरिका है तो उत्तरी अमेरिका में ही है, तो वाशिंगटन यहाँ पे है, तो आप कह सकते हो कि ये एक आपका यहाँ पे है, एक कार्यालय। दूसरा कार्यालय अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमने लिखा है यूरोप में है, कोपेनहेगन में, ये आपका यूरोप हो गया। तीसरा आपका दक्षिण पूर्वी एशिया में है, तो एशिया आपका है, तो यहाँ पे 2 कार्यालय है, एक आपका कहाँ पे है? एक आपका मनीला में है, और दूसरा अगर देखें तो हमारे भारत में है। अगर अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका में तो भी है, एक हरारे में है, एक इजिप्ट में है। एक आपका हरारे हो गया, एक आपका इजिप्ट हो गया। 1 2 3 4 5 6, मतलब कि एशिया में अगर पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप में क्षेत्रीय कार्यालय WHO का कहाँ है, निम्नलिखित में से कहाँ है, तो इनमें से कोई नहीं, मतलब यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे होता ही नहीं क्योंकि लोग नहीं रहते हैं, तो अंटार्कटिका का कोई मतलब ही नहीं है। और अमेरिका में उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका की चर्चा ना करके सिर्फ अमेरिका की चर्चा ही करता है, इसलिए आप याद रखिएगा कि अमेरिका में वाशिंगटन में है, जबकि दक्षिणी में नहीं है, उत्तरी में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 कंटिनेंट में जो 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीपों में कुल मिला के 4 महाद्वीपों में ही टोटल आपके इसके कार्यालय बसे हुए हैं। अभी मैं चर्चा भी कर दूं तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो फंडिंग करता है इसके लिए, क्योंकि यह फंड के अकॉर्डिंग चलता है, सारे देश इसको एक फंड देते हैं और उसी फंड के अकॉर्डिंग यह लोगों की सहायता करती है। सबसे ज्यादा जो देने वाला देश फंड का है वो कौन है बेटा? वो हमारा यही है, कौन सा? अमेरिका। अमेरिका सबसे ज्यादा फंड देने वाला देश है, किसको? WHO को। अगर बात की जाए इसकी कि अमेरिका लगभग कितना देता है बेटा, तो लगभग मान के चलो कि 15% अकेले, कितना बेटा? 15% अकेले। अगर 100% है तो 15, जबकि इसके सदस्य देशों की चर्चा की जाए तो इसके जो सदस्य देश है 194 है, कितने? 194। यही मैं लिख देता हूँ, इसी में एक वो भी चला जाए, सदस्य देश। अगर सदस्य देश की चर्चा की जाए बेटा तो टोटल इस समय 194 सदस्य देश है इसमें, 194 सदस्य देश है, जिनमें 15% अकेले जो फंड होता है वो कौन करता है? हमारा ये अमेरिका करता है, अमेरिका। बाकी और भी करते हैं, हाँ, चीन से ज्यादा फंड हम करते हैं, याद रखिएगा। चीन अगर फंडिंग की बात की जाए तो 0.21 करता है, कौन?
चीन, अगर चीन की अमेरिका की बात की जाए, अमेरिका जो फंडिंग करता है 15% अकेले करता है। अगर चीन की बात की जाए तो चीन 0.21% करता है, मतलब कि बहुत कम करता है लोगों की तुलना में। इनसे ज्यादा हमारे भारत का है 0.48%, मतलब चीन से ज्यादा खुद फंड करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कोरोना के समय में चीन से ज्यादा सेफ्टी के लिए वो हमारे लिए तैयार थे। कौन? WHO। और WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम लोग अभी कोरोना में जो भी समस्याएं आई थी उनसे बच पाए थे। उन्होंने बताया कि कोरोना के समय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनकी गाइडलाइन पे दो गज की दूरी थी उसको हम लोगों ने फॉलो किया। कर लो जो भी सरकार की रणनीतियां थी उनके माध्यम से धीरे धीरे हम इससे मुक्ति पा लिए। तो ये बेटा आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अगर कार्यालय की बात की जाएगी, होता है सामान्य कार्यालय, ये क्षेत्रीय, ये देश के कार्यालय। अगर देश के कार्यालय की बात, क्षेत्रीय कार्यालय 6 है, अगर देश के कार्यालय की बात होगी तो ऐसे में 150, ये याद रखिएगा, 6 क्षेत्रीय कार्यालय है और 150 देशीय कार्यालय, मतलब देश के कार्यालय है। देश के कार्यालय है। जब भी किसी देश पर कोई आफत आती है, समस्या आती है, तो जो ये पैसा होता है ना, यह WHO उस देश के लिए लगा देती। फिर ये नहीं होता कि हमने कम दिया, हमने ज्यादा दिया। उस समय ये होता है किसी तरीके से उस देश से किसी भी प्रकार की जो महामारी होगी उसको दूर किया जाए। जैसा कि देखा जाए तो भारत में पोलियो की अगर चर्चा की जाए, किसी बेटा पोलियो की चर्चा की जाए, इसको मैं थोड़ा बताऊंगा क्योंकि 2-3 छोटी-छोटी चीजें और बतानी है, तो चलो इसे बता देता हूँ यहीं पे। जैसे बात की जाए 2-3 बीमारियां हमारे भारत में बहुत ही तेज आई थी, उनमें से एक पोलियो है, एक चेचक है, ठीक है। पोलियो की अगर बात की जाए तो बेटा पोलियो के लिए एक अभियान चलाया गया था, पोलियो मुक्त भारत। तो जो इसका अभियान चलाया गया था पोलियो मुक्त के लिए, उसके लिए जो अभियान चला था वो चला था 1988 में, 1988 में। ये क्या था अभियान, हमें पोलियो से मुक्त होना है। लेकिन यह अभियान इतना सरल नहीं था। मुक्त होते होते कब लास्ट में अंतिम बार जो पोलियो की खुराक पिलाई गई और इंड किया गया, वह कभी नहीं किया गया बेटा 2014 में मुक्त हो पाए। और इसके लिए कोई निःशुल्क योजना चली थी और ये जो WHO है इसके माध्यम से हमें काफी सहायता मिली ताकि हम पोलियो से मुक्त हो सके। तो उसकी जो खुराक थी 2 बूंद जिंदगी के लिए, उसको लोगों को पिलाई गई और धीरे धीरे आज पोलियो से हम मुक्त हो गए हैं। तो ये बेटा क्या है, ये हमारा WHO है, ठीक है। अगर एक बात की जाए तो यह किस प्रकार का संस्थान है, कभी कभी पूछा जाता है जो WHO है, तो गैर सरकारी ना कहकर इसे अंतर सरकारी बोला जाता है। क्या है? अंतर सरकारी संस्था। इंटर गवर्नमेंटल बोली जाती है, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल है। तो ये WHO की कुछ बेटा छोटी छोटी जानकारियां थी, इनको आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा ताकि यहाँ से समस्या ना हो। अब सीधा ऐसे में WHO हमारा खत्म हो गया है तो हम सीधा कहाँ पे आएंगे, हम डिजीज पे आएंगे। अगला जो पॉइंट हमारा है वो डिजीज का है यही, और यह जो पॉइंट है काफी लंबा है क्योंकि यहाँ से कोई भी एग्जाम हो वहां पे 2-4 प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। आप चाहे तो पुराने प्रश्नों को उठा के देख सकते हैं। आगे बढ़ू बेटा, डिजीज पे आ जाऊं। हेलो यस सर, यस सर, यस किसी सर, को दिक्कत हो रही है? सर बोल दीजिए जी। अंतर सरकारी संस्था में यूनिसेफ भी आएगा ना? हाँ यूनिसेफ भी है, बिल्कुल यूनिसेफ भी। देखिए अभी मैं लास्ट में चर्चा करूंगा एक बार कि जो गैर सरकारी संस्थाएं होती है कौन कौन सी होती है, कैसे उनके कार्य होते हैं, उनकी फंडिंग कहाँ से होती है, किस जियो के थ्रू वो मतलब किसी स्टैब्लिश होती है। सरकार उनपे क्या है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ सरकार अर्ध सरकारी होती है, जैसे एडेड स्कूल है। अगर सरकारी की बात की जाए तो वो दूसरा हो जाता है, जैसे प्राइमरी सेक्टर हो गए,
ठीक है, या जीआईसी हो गए, वो सरकार उनको पूरी तरीके से सरकार चलाती है। और गैर सरकारी का मतलब उसका मालिक कोई और होगा, वेतन कोई और देगा, या दो तरीके से दो लोग उसके मालिक हो जाएंगे तो गैर सरकारी हो जाएगा। ऐसे ही क्या है, कोई संस्थाएं ऐसी होती है जिनमें उसका जो हेड वगैरह होता है वह तो सरकार नियुक्त करती है, लेकिन बाकी के जो कार्यक्रम होते हैं वो गैर सरकारी की तरह ही होते हैं। ठीक है, आइए चर्चा करते आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो भी था एक बार टॉपिक पढ़ लीजिए, थोड़ा सा अपना खुद का जो रिसर्च है ना वो जरूर किया कीजिए, यूट्यूब वगैरह पे या गूगल वगैरह पे जा करके किताबों के सहारे जो भी आपके पास व्यवस्थाएं हों उनके सहारे उन प्रश्नों को देखने का जरूर प्रयास करें ताकि वहां पे ज्यादा दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, चलिए अब चर्चा करते हैं सीधा क्लासिक आप बेटा रोग पे लाते हैं। इसका जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक देखिए, हम लोगों ने जो भी पढ़ लिया याद रखेगा, जो हमारी हेल्थ एजुकेशन थी इसका अर्थ समझा, फिर परिभाषा समझी, फिर आवश्यकता देखा हमने, और आवश्यकता के साथ साथ हम लोगों ने डायमेंशन देखा, आयाम, स्वास्थ्य के आयाम, और लास्ट में WHO की चर्चा की। इतने टॉपिक हो गए। अगला जो इसका टॉपिक है बेटा सबसे बड़ा है, वो क्या है, रोग का है, जो डिजीज होती है ना उनकी चर्चा। सर आवश्यकता का नहीं, आवश्यकता नहीं बताया। आवश्यकता वही, आवश्यकता बेटा वही है, आवश्यकता में कुछ अलग नहीं है, आवश्यकता से संबंधित है, ये क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, तो जो हम लोगों ने देख लिया कि आवश्यकता इसलिए है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो शरीर का विकास होना है, मानसिक विकास करना है। अगर भाई आवश्यकता है ना कि हम फिजिकल स्वास्थ्य शिक्षण को क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमारा डेवलपमेंट हो जाए, बच्चों की अच्छी आदतें पड़ जाए, बीमारियों से रोकथाम हो जाए, साक्षरता दर बढ़ जाए, या फिर स्वास्थ्य संबंधी स्तर को निश्चित करना। तो ये थ्योरेटिकल प्रश्न यहाँ पे ज्यादा लिखवाएंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये थ्योरेटिकल प्रश्न आपको आ भी जाएंगे। ठीक है, वो खुद समझ में आ जाएगा कि हमको नीड है कि नहीं है। ठीक है, सीधा आते हैं बेटा किस पे, डिजीज पर, रोग पे आते हैं। जो चैप्टर हमारा है वो है रोग। देखिए, जो रोग चैप्टर है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों की भरमार है। इस टॉपिक को खूब अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। हमने WHO की जब परिभाषा दी थी या देखा था तो उसमें बताया गया था कि रोगों की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं है, कि आपको रोग नहीं है इसका मतलब आप स्वस्थ हैं। रोगी आप मेंटल लेवल के हो सकते हैं, रोगी आप फिजिकल लेवल के हो सकते हैं, रोगी आप किसके सामाजिक स्तर से हो सकते हैं। तो मतलब आप रोग अलग है, बाकी स्वास्थ्य अलग है। तो रोग की यहाँ स्पेशल चर्चा होनी है। तो रोग देखा जाए बेटा तो शारीरिक अक्षमता ही क्या है, रोग है। जो शारीरिक अक्षमता है रोग है। जैसे किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो आपके कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अगर आगे आगे देखी जाए तो इस प्रश्न को डिवाइड करने के लिए, पढ़ने के लिए हम लोग को थोड़ा सा समझने की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ से पूछे जाने वाले प्रश्न किसी भी तरीके से हो सकते हैं और किसी भी तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर बात की जाए तो रोग की, तो स्पेशली रोग जो है ना वो 2 टाइप्स का है, 2 प्रकार के रोग होते हैं। अगर रोगों की चर्चा होगी तो रोग कितने प्रकार के बेटा, 2 प्रकार के। पढ़ने के दृष्टिकोण से रोग 2 प्रकार के हैं। रोग 2 प्रकार के हैं, कौन कौन से बेटा, एक जन्मजात रोग, एक कौन सा बेटा, जन्मजात रोग है। और एक क्या है, जन्म के बाद, या उसे अधिग्रहित बोलते हैं। क्या होते हैं, अधिग्रहित, मतलब पैदा होने के बाद आ जाते हैं, उसे अधिग्रहित कहते हैं। सॉरी, अधिग्रहित, अधिग्रहित रोग, ये इसे बोलते हैं जन्म के बाद। जन्म के बाद अगर इंग्लिश में बात की जाए तो इसे बोलते हैं बेटा कंजेंटियल, कंजेंटियल।
क्या बेटा, कॉन्जेनिटल डिजीज होता है। एक को क्या होता है, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड डिजीज। तो कोई भी आपसे पूछे रोग कितने प्रकार के होते हैं, तो रोग 2 ही प्रकार के होते हैं। या तो ये जन्म के पहले या जन्मजात जिसे बोलेंगे, बच्चा पेट में होगा, घर में होगा, तब आ जाएगा। और या तो एक अधिग्रहित होगा, मतलब जब बच्चा सृष्टि में आ जाएगा तो धीरे धीरे किसी न किसी चाइल्ड न्यूट्रिशन की वजह से या किसी भी प्रकार की उसको समस्याओं से प्रताड़ित हो सकता है, पीड़ित हो सकता है। तो वह क्या होगा बेटा, वो आपका दूसरे टाइप का होगा, जिसे बोलेंगे क्या, अधिग्रहित रोग। अगर बात की जाए यहाँ पे कि जन्मजात रोग हो कौन कौन से सकते हैं, कैसे रोग हो सकते हैं, तो आइए इनकी चर्चा कर लेते हैं। ऐसे में जब बच्चा गर्भ में होता है तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझता रहता है, या कह लो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले रोगों को भी जन्मजात रोग के नाम से जाना जाता है। जो ट्रांजिशनल होते हैं या कह लो जो परंपरागत होते हैं, वो भी जन्मजात रोगों की श्रेणी में ही आते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए जो जन्मजात रोग होते हैं, तो इनमें एक विशेष स्थान आता किस रोग का बेटा, उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। नाम आप लोगों ने सुना होगा, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, अगर डाउन सिंड्रोम के बारे में आप लोग थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि यह क्या है। यह उनके गुणसूत्रों से संबंधित बीमारी। किससे संबंधित है, गुणसूत्र से, गुणसूत्र से संबंधित। अगर गुणसूत्रों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है बेटा, 23 दूनी 46, मतलब 46 होती है, 23 जोड़ी होती है। अगर 46 गुणसूत्र किसी भी व्यक्ति में है तो वो बिल्कुल स्वस्थ है। कैसे, सिंड्रोम के माध्यम से, वहां पे कोई सिंड्रोम नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में कम या ज्यादा हो जाए तो वह कहीं ना कहीं समस्याओं से जूझ रहा है। एक टर्नर सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। तो यहाँ पे हम डाउन सिंड्रोम की चर्चा कर रहे हैं। अगर डाउन सिंड्रोम होता है तो होता क्या है, किसी भी व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो होती है बेटा 46। सामान्य बालक या व्यक्ति में कितने, 46, 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक कितने बेटा, 46 गुणसूत्र होते हैं। परंतु क्या होता है, परंतु यदि किसी बच्चे में क्या हो, यदि किसी बालक ने, याद रखना है ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं जब पूछता है डाउन सिंड्रोम क्या, तो डाउन का मतलब कम होता है, तो कम का मतलब 46 का मतलब 45 समझ बैठते हैं, जबकि 45 नहीं है, एक एक्स्ट्रा है, 46 का मतलब 47 हो जाएगा। यदि किसी बालक में 47 गुणसूत्र हो, यदि किसी बालक में 47 गुणसूत्र हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, उसे डाउन सिंड्रोम बोलेंगे। डाउन सिंड्रोम होता क्या है, समस्या क्या है। डाउन सिंड्रोम बेटा जब भी किसी व्यक्ति को हो जाए या किसी बालक में हो जाएगा तो गुणसूत्रों की संख्या पहली बार तो 47 हो जाएगी 46 की तुलना में। अब यहाँ समस्या क्या होगी, समस्या ये होगी बेटा कि उसकी जो ग्रोथ दर है ना, ग्रोथ दर मतलब कि वृद्धि दर में कमी आ जाएगी। पहली बात वृद्धि दर में कमी आ जाएगी। दूसरा क्या होगा, दूसरा मानसिक रूप से कम हो जाएगा, मानसिक विकार आ जाएंगे, मानसिक विकार आ जाएंगे। और क्या हो सकता है, अगर उस बच्चे में आप किसी बच्चे को देख करके बता सकते हैं वो डाउन सिंड्रोम है कि नहीं है, तो क्या होगा, कान छोटे हो जाएंगे, और क्या होता है, ये लक्षण है बेटा, यहाँ पे लिख लीजिएगा लक्षण, ये लक्षण है, कान छोटे हो जाएंगे। और क्या होगा, जो गर्दन होती है ना, गर्दन छोटी हो जाएगी, गर्दन छोटी हो जाएगी। और क्या होगा, जो नाक होती है, जैसे नाक आप देखे होंगे तो नाक अगर ये होता है, ये ऐसे उठी उठी नाक होती है, तो उसमें क्या होगा, नाक थोड़ा सा ऊपर की तरफ से जब आएगी ना, ये वाली नाक यहाँ पे चपटी होगी, मतलब चपटी नाक ऐसे चपट की निकलेगी और आगे आते आते उठ जाएगी, ऐसे चपट जाएगी उठ जाएगी, तो उसका बोलते हैं चपटी नाक।
चपटी आंख हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, कान छोटे हो गए, गर्दन छोटी हो गई, और क्या हो सकता है, आंखें, तिरछी आंखें, आंखें जो होंगी थोड़ा सा तिरछी होंगी, मतलब वो थोड़ा सा देखने में लगेगा कि इधर देख रहा, बाकी थोड़ा उल्टा पुल्टा दिखने लगेगा, तो वो ये डाउन सिंड्रोम के लक्षण है। तो ऐसे में यह रोग जो होता रहता है, ये जन्मजात रोग माने जाते हैं, इन लोगों को जन्मजात कहा जाता है। और कौन कौन से हो सकते हैं जन्मजात रोग, आइए और चर्चा करते हैं। एक आपका ये हो गया। दूसरी चर्चा की जाए तो उसे बोलते हैं क्लेफ्ट लिप। क्या बोलते हैं, क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप। और इसी में एक दोनों बताता हूँ, एक जो तीसरा है इसी का, उसे बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट। ये आप समझिएगा, जो क्लेफ्ट लिप होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ होंठ फटते हैं। क्या होता है, होंठ फटते हैं और कोई अंतर नहीं आता। इसमें लिख देता हूँ, क्लेफ्ट लिप में फटे होंठ, फटे होंठ। और क्लेफ्ट पैलेट की चर्चा की जाए तो ऊपर का जो ये आपका मैक्सिला होता है, अगर ये क्या है, ये मैंडिबल है, हड्डी जो होती है मैंडिबल है, नीचे वाली जो है चिन की। और अगर इसी के ऊपर देखा जाए, अगर इसमें दांत है, नीचे वाले दांत अगर इसमें फिक्स है, तो जो ऊपर वाले आपके दांत फिक्स है ना, तो ऊपर का जो ये वाला पार्ट है, एक यहाँ से यहाँ तक और दूसरा यहाँ से यहाँ तक, ऐसे होता है। और इसके ऊपर भी लिप्स वाला भाग लगा होता है। इसके ऊपर भी क्या होता है बेटा, लिप्स वाला भाग ऐसे लगा होता है, फिर किया रहता है, इसको मांसपेशियों से फिर होता है। लेकिन जब यह स्थिति आती है ना, क्या क्लेफ्ट लिप, तो सिर्फ लिप फटता है, ऐसे लिप ही फटता है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं होती। लेकिन क्लेफ्ट पैलेट हो गया, पैलेट का मतलब कि इसको पैलेटाइन भी बोलते हैं। आप लोगों ने जब बोन से पढ़ा होगा, पैलेटाइन बोन पढ़ा होगा, वह क्या होता है, वह आपके माउथ की बोन होती है। पैलेटाइन या पैलेट नाक की स्पेशल होती है, मुंह में, मुंह के ऊपर वाले प्लेट के ऊपर लगी होती है। यहाँ पे जो दो बोन अलग होती है, क्योंकि नीचे वाली बोन एक होती है, ये क्या है, ये आपकी मैंडिबल है, और ये आपकी क्या है बेटा, मैक्सिला है। तो जो मैक्सिला है ना, दो भागों में से कट जाती है। अभी मैं इसका फिगर आपको भेजूंगा, या आप लोग सर्च करोगे क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, तो दोनों समझ में आ जाएगा। मतलब कि एक क्या है, एक आपके फटे होठ है, और दूसरा क्या बेटा, दूसरा उसको बोलते हैं, हिंदी बोले तो भंग तालु कहते हैं, हिंदी में भंग तालु। इसको प्लेट बोलते हैं, तालु बोलते हैं। तो इस तालु का दो भागों में बट जाना। तो ये दो होते बेटा, एक हो गया डाउन सिंड्रोम, दूसरा हो गया क्लेफ्ट लिप, तीसरा हो गया क्लेफ्ट पैलेट। और देखिए कौन कौन सा हो सकता है। एक रोग आप लोगों ने सुना होगा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, चौथा, हीमोफीलिया। पूछा जाता है हीमोफीलिया का ऐसा रोग है, हीमोफीलिया का ऐसा रोग है। तो जो हीमोफीलिया होता है बेटा, यह भी जन्मजात रोग होता है। मतलब कि कैसा होता है, कॉग्निटिव डिजीज होती है, जन्मजात रोग होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता। इस बीमारी में क्या होता है, रक्त का थक्का ही नहीं जमता है। और इसका कभी कभी कारण पूछ लिया जाता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है, क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन पदार्थ की कमी हो जाती है। ये ठीक है, तो हीमोफीलिया भी है, डाउन सिंड्रोम, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, हीमोफीलिया। और क्या हो सकता है बेटा, ये आप लिख सकते हैं इसमें न्यूरल जो डिजीज होती है ना, न्यूरल ट्यूब दोष बोलते हैं उसको, या न्यूरल ट्यूब डिजीज, एनटीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनटीडी बोलते हैं। पांचवा जो है
NTD, NTD का मतलब क्या है बेटा? जो न्यूरो ट्यूब डिजीज, कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं बेटा तो ऐसे में जो न्यूरो ट्यूब डिजीज होती है उनके अंदर आ जाती है, मतलब कि बच्चा पहले से ही संकुचित हो जाता है, उसके अंदर कुछ जो नर्वस सिस्टम होता है वो कमजोर हो जाता है पैदा होते ही। तो ये एनटीडीएस क्या है? यह भी न्यूरो ट्यूब डिजीज है, यह भी कैंसर रोग है, यह भी एक प्रकार का जन्मजात रोग ही माना जाता है। ठीक है, और इसी में एक होता है वो उसे बोलते क्लब फुट, छठवां लिख लीजिएगा, क्लब फुट, मतलब कि गोल पैर, क्या बोलेंगे उसे, टेढ़े पैर, टेढ़े पैर। इसमें क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चों में या बड़ों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों से बड़ों में आता है तो ऐसे होता है, जैसे सबका एक सामान्य अगर देखा जाए तो जो पैरों का शेप होता है वो ऐसे होता है। सर क्लैप फुट बोलते हैं इसको ना शायद इंग्लिश में। हाँ, क्लब फुट क्लब फुट बोलते हैं, क्लब फुट। तो सामान्य पैर ऐसे होता है, ये क्या है? ये सामान्य है, सामान्य पंजा है या सामान्य पैर कह लो। जो विकृत है, क्लब फुट है, वो कैसा होगा? अगर वो ऐसे यहाँ से आए, यहाँ से आए, ऐसे हो जाता है, ऐसे, ये क्या होगा? ये क्लब फुट है। ये अंतर समझ में आ गया कि नहीं? इन सभी रोगों को आते तो ये जन्मजात है, जन्म से ही आ जाते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो ही लेके आता है, लेकिन इन सबकी रोकथाम भी है। इन सबकी रोकथाम जैसे हीमोफीलिया में है तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड का क्या बोलते हैं, ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, वो उसके द्वारा किया जाता है। डाउन सिंड्रोम अगर हो गया तो हो गया, फिर इसकी दिक्कत नहीं है, बल्कि वो सामान्य व्यक्ति की तरह रहेगा, लेकिन कुछ दिक्कतों में जन्मजात आ गई है तो रहेगी। जो क्लैप फ्लिप है और क्लैप फुट है, इसका ऑपरेशन द्वारा ठीक किया जाता है। एनटीडीएस है, इसको भी ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से ठीक होगा, क्योंकि जितने भी न्यूरॉन्स वगैरह उनसे डिस्टर्ब होते हैं वो जिंदगी भर का उल्टा डिस्टर्ब ही चलते हैं। तो ये सारे रोग जो बेटा वो जन्मजात हैं, और बहुत सारे रोग होंगे, उनको आप लोग ढूंढिएगा, देखिएगा कौन कौन सा रोग हो सकता है। वर्णांधता होता है क्या? रंगों का पहचान? हाँ, वर्णांधता होता है, बिल्कुल, वर्णांधता भी लिखिएगा इसमें। छठवां सातवां लिख लीजिएगा, वर्णांधता। कलर ब्लाइंडनेस, इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस, मतलब जो लाल और हरे में अंतर होता है उसकी पहचान ठीक से नहीं हो पाती है। और यह क्या होता है, ये बेटा सेल के द्वारा होती है, जो आंखों की सेल होती है उनके द्वारा होती है। इनकी चर्चा मैंने सेंस ऑर्गन में की थी, शायद आप सबको याद होगा, ना याद होगा तो एक बार वहां पे देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे और कई रोग हो सकते हैं, इन रोगों को आप ढूंढेंगे तो बहुत सारे लोग आपको और मिलेंगे। और ऐसे माना जाता है कि भारत मतलब कि पूरे भारत में 6% लोग ऐसे हैं इनसे पीड़ित, कितने? 6%। तो 6% में बहुत है, कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये एक ग्राफ बनाते जन्मजात रोग का। अब हम सीधा इसे एक्वायर्ड डिजीज पे आएंगे, जो जन्म के बाद होती है, जन्म के पश्चात होती है। चर्चा चालू करो बेटा, जन्म के पश्चात। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बाकी लोगों को और ढूंढिए आप लोग, जो रोग आप सबको मिल जाए उनको भी आप लोग ग्रुप में या फिर अपने यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। सबके लिए होमवर्क टाइप का रहेगा कि कितने और भी ऐसे रोग हैं जो जन्मजात हैं। सर मैं क्या पूछ रही थी, ये जो ये वर्णांधता बीमारी जो ये आंखों में होती है? जी जी, कलर ब्लाइंडनेस। ओके ओके। जो क्या होता है कि आंखों की एक ऐसी बीमारी जिसमें क्या है, हमारे अंदर आंखों में दो सेल होती है, एक कोर होती है, एक रॉड सेल होती है। सर बस वो हिंदी वाले नाम से कंफ्यूजन हो रही थी सर, वो हिंदी वाला थोड़ा सा तो इस वजह से। मैं वहाँ ऐसे लिख के छोड़ दिया, जबकि यहाँ पे कलर भी लिखना था। कलर ब्लाइंडनेस।
ब्लाइंडनेस, ये कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है बेटा, आगे बढ़ता हूं। एक टॉपिक खत्म हुआ अपना, कौन सा, जो जन्मजात रोग का था। अब हम लोग सीधा तो बेटा करते अधिग्रहित। जो अधिग्रहित है या दूसरों द्वारा लिए जाते हैं उन रोगों की चर्चा करनी है। जन्म जब हो जाता है बच्चे का तो ऐसे में बहुत सारी बीमारियों से जूझने लगता है, और वो जो बीमारियां होती हैं उनकी चर्चा करनी है। यहीं पे हम लोग एक छोटे से ग्राफ में पहले देख लें ताकि पढ़ने में परेशान हो। अधिग्रहित रोगों की चर्चा होगी बेटा। अगर पूछा जाएगा अधिग्रहित रोग या जो एक्वायर्ड डिजीज है वो कितने टाइप की होती है, तो जो एक्वायर्ड डिजीज होती है बेटा वो 2 टाइप की होती है, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 है और नंबर 2। नंबर 1 क्या है बेटा, एक होती है बेटा एक ऐसी बीमारी है जो एक अगर एक लोगों को हो गई तो दूसरे लोगों को भी हो जाएगी। मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, मतलब फैलने वाली बीमारी। उसे क्या होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं। क्या होते हैं बेटा, संक्रामक रोग बोलते हैं। इंग्लिश में इसे कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। और जो दूसरा रोग है बेटा वो कौन सा है, अगर कम्युनिकेबल डिजीज की चर्चा हुई थोड़ा सा और चर्चा कर दिया ज्यादा ठीक रहेगा। जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है स्पेशली जो हमें पढ़ना है, किनके द्वारा कम्युनिकेट होती है या एक दूसरे में जाती है, या कह सकते हैं कि छुआछूत का रोग। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब वो कम्युनिकेट हो जाए, चली जाए जो बीमारी, उसी को संक्रामक रोग के नाम से जानते हैं। या इसी को इन्फेक्टियस डिजीज भी कहते हैं, वो भी लिख लीजिएगा, इन्फेक्टियस। इन्फेक्टेड डिजीज भी बोलते हैं। तो चाहे कम्युनिकेबल डिजीज बोलो, चाहे संक्रामक रोग बोलो, चाहे इन्फेक्टेड डिजीज बोलो, सब एक ही है। ये किसके किसके द्वारा फैलेंगी, तो ये बेटा फैलेंगी बैक्टीरिया के द्वारा। इनके जो वाहक होंगे जो फैलाएंगे, या तो बैक्टीरिया होगा, क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, और क्या हो सकता है, वायरस हो सकता है। एक बैक्टीरिया हो गया, दूसरा वायरस हो गया, तीसरा प्रोटोजोआ हो सकता है। प्रोटोजोआ हो सकता है, और क्या, फंगस हो सकता है। फंगस, ये 4 ऐसे, जी फंगी, फंगाई, फंगस जो भी बोलते फंगस, इनके माध्यम से एलगी चलो। हमने कहा कि जो संक्रामक रोग है बेटा, मेरा भाई बंद कर लो थोड़ा सा, सबकी समझ में आ जाए ताकि बाद में समझाने में दिक्कत ना हो, और आप जिंदगी भर इसको एक मतलब कि सामान्य तरीके से समझ लो। सारे प्रश्न इसी संबंधित हैं, या तो बैक्टीरिया, या तो वायरस, या तो प्रोटोजो, या तो फंगी या फंगाई जो भी बोलते यहाँ संबंधित है। एक बार समझ में आ गया ना तो कभी आप भूलोगे नहीं। सिस्टमैटिक तरीके से जानने की जरूरत आपको है। हमने क्या कहा, संक्रामक रोग, अधिग्रहित रोग 2 तरीके के हैं, या तो संक्रामक होगा, कम्युनिकेबल डिजीज होगा, या दूसरा कौन सा होगा बेटा, उसी को बोलते हैं असंक्रामक। क्या है, असंक्रामक रोग, या इसी को बोल सकते बेटा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो चाहे संक्रामक बोलो, संक्रामक एक, दूसरा असंक्रामक, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, अब देखिए हमने कहा या तो बैक्टीरिया, या तो वायरस, या तो प्रोटोजोआ, या तो फंगी, ये क्या है, संक्रामक रोगों को फैलाने वाले ये कार्य करते हैं। अगर देखो असंक्रामक को ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसलिए सामान्य तरीके से देख लीजिए क्या हो सकता है। जो पोषक रोग होते हैं, पोषण रोग, पोषण रोग का मतलब आपके अंदर फैट की कमी हो गई, आपके अंदर विटामिन की कमी हो गई, आपके अंदर किसी भी न्यूट्रिशन की कमी हो गई, तो पोषण रोग हो जाएगा वो, मतलब पोषक संबंधित। किसी को चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, चोट क्या है, असंक्रामक है। एक एलर्जी होती है, एलर्जी भी इसी का ही भाग है, याद रखिएगा।
एलर्जी क्या है? असंक्रामक है। अच्छा, आपको ढूंढना है कैंसर क्या है। क्या एक बार यह प्रश्न पूछा गया है क्या? ये आपको जानने की थोड़ी जरूरत है, आप लोग समझ लीजिएगा। बाकी जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, चयापचय, या इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ये सब क्या है? असंक्रामक है। मतलब वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना जाए, वो क्या है? असंक्रामक है। संक्रामक कौन बेटा? वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाए। अब देखिए, यहाँ भी आपको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा जो संक्रामक, क्योंकि आपके टॉपिक में ये नहीं है, ये है, ये नहीं ये है, लेकिन जानने की दोनों को जरूरत है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वाला आपका मुख्य टॉपिक पे प्रश्न रखा गया है। और यही नहीं, चाहे आप एमपी जाओ, चाहे आप बिहार में जाओ, चाहे आप DSSB में जाओ, चाहे भी हम लोगों ने जब ये भारत का सिलेबस पढ़ा था वहां पे देखा, ये सबसे बड़ा चैप्टर वहां पे था। कौन सा? कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक रोग। अब देखिए, जो संक्रामक रोग होते हैं बेटा, यह भी 2 टाइप्स के होते हैं। जो संक्रामक रोग आपके हैं, संक्रामक रोग भी 2 टाइप्स के हैं। एक क्या है बेटा? एक ऐसा रोग है जो प्रत्यक्ष संपर्क में आने पे होता है। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष संपर्क बोलते हैं उसे, प्रत्यक्ष संपर्क, मतलब कंटेजियस। एक ही हो गया। या कह लो कि प्रत्यक्ष संपर्क को एक और तरीके से लिख सकते हो, जान सकते हो, डायरेक्ट ट्रांसमिशन लिख लो, सबसे अच्छा, डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, GIOU से याद रखिएगा, जी है ये। डायरेक्ट ट्रांसमिशन, डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब है कि यदि जब तक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का संपर्क नहीं होगा, मतलब अगर हम कोई रोग है, हम आपको आके ऐसे छू ले, टच कर ले, तभी हमारा रोग आप में जाए, तो वो क्या होगा? प्रत्यक्ष संपर्क माना जाएगा। एक क्या होता है बेटा? अप्रत्यक्ष होता है। दूसरा क्या है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष संपर्क, इसको बोलते हैं नॉन कंटीजियस। या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। अगर डायरेक्ट की बात की जाए, अगर बात डायरेक्ट की जाए, तो ये क्या होता है? छूने से, संपर्क में आने से, छूने से, संपर्क में आने से, या कह लो कि जब कोई चुम्बन लेता है किसी से भी, तो वहां पे हो सकता है। इसमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जैसे एड्स है, बहुत सारी बीमारियां हैं, अभी इनकी चर्चा करेंगे हम लोग। जो जब तक संपर्क नहीं होगा तब तक यह बीमारी एक से दूसरे में नहीं जाएगी। ये क्या था बेटा? इसीलिए इसको डायरेक्ट ट्रांसमिशन, मतलब कि जब तक डायरेक्ट संपर्क एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का नहीं होगा, तब तक यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाएंगे। अगर प्रत्यक्ष संपर्क की बात की जाए, जो इनडायरेक्ट है, तो इसमें क्या है? इसके वाहक होते हैं। जैसे कैसे हो सकता है? छींकने से, एक व्यक्ति छींक मारा, दूसरा व्यक्ति सामने खड़ा है, उसमें वो पहुंच गया, तो इसका मतलब छींकने के माध्यम से गया। दूसरा क्या होता? खांसने के माध्यम से, हमने खांसा, हमने खांसी आई, खांसी के माध्यम से चला गया। तीसरा होता है बलगम के माध्यम से, जैसे टीबी वाला व्यक्ति होता है जिसको टीबी हो जाती है,
अगर बलगम निकल रहा है तो उसके बलगम जैसे ही निकले उस पर कुछ ना कुछ डस्ट वगैरह या मिट्टी वगैरह ऐसा डाल देना चाहिए ताकि वो फैले ना, क्योंकि उसमें क्या होता है बैक्टीरिया वगैरह होती है, वो तुरंत अगर ट्रांसमिट हो गई एक व्यक्ति से दूसरे में पहुंच गई तो टीबी एक से इसीलिए दूसरे में संचरित हो जाती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि हमने क्या बताया, एक बार इसको देख लीजिए तो मैं आगे बढ़ाऊं और वाहक बताऊं कि संक्रामक रोग फैलाने वाले माध्यम क्या क्या होते हैं, उनकी भी चर्चा, और यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। एक बार फिर से दोहराता हूं, मैंने कहा रोग डिजीज 2 टाइप्स की है, 2 है, एक जन्मजात रोग है और एक अधिकृत रोग है। वह रोग जो जन्म से पहले आ जाए लेकिन पहचाने बाद में भी जाए तो भी वह जन्मजात रोग होते हैं। दूसरा है अधिकृत रोग, वह रोग जो जन्म लेने के बाद व्यक्ति बच्चे में आते हैं, वो क्या है, एक्वायर्ड डिजीज है। एक्वायर्ड डिजीज 2 टाइप्स की बेटा, एक संक्रामक है एक असंक्रामक है। पहला कम्युनिकेबल डिजीज है, उसी को इन्फेक्टियस डिजीज भी बोलते हैं। यह क्या है, किसके माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या इसको फैलाने वाले जो वाहक हैं वो कौन कौन से हैं, तो बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ और फंगस है। ये क्या है, संक्रामक रोगों के वाहक है, या संक्रामक रोग एक मतलब कि ये कारक है। असंक्रामक रोग क्या मतलब, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ये पोषण रोग हो सकते हैं, खान पीन की जितनी भी वस्तुएं हैं उनके माध्यम से जो कमी आती है, चोट हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, मेटाबॉलिज्म का कम ज्यादा रेट हो सकता है, ये क्या है सब संक्रामक है। सबसे जो मुख्य पार्ट है मेरा संक्रामक का है, इसे हमें जानने की जरूरत है। हमने कहा इसमें बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगस, ये चारों को पढ़ना है और चारों से फैलने वाले रोगों की जानकारी हमको देनी है। ऐसे में यानी रोग 2 तरीके के होते हैं बेटा, या तो प्रत्यक्ष संपर्क में होंगे या तो अप्रत्यक्ष होंगे, या तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा या तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो यह रोग जो होता है वो संपर्क रोग या कंटाजियस बोलते हैं। और नॉन कंटाजियस क्या बेटा, अप्रत्यक्ष संपर्क, मतलब कि छींकने से, खांसने से, बलगम के माध्यम से होगा। यहाँ छूने से, संपर्क में आने से, चुंबन लेने से, गले लगने से ये रोग फैल सकते हैं, जिनमें ऐसे रोग है प्रत्यक्ष। तो हम आगे चलते पढ़ेंगे प्रत्यक्ष कौन है, अप्रत्यक्ष रोग कौन कौन से है, जब रोगों की चर्चा करेंगे, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगस की बात करेंगे। यहाँ तक समझने में किसी कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हेलो, आगे बढ़ूं? यस सर, बढ़िया सर। चलिए अब आते बेटा हम अगले टॉपिक पे आते हैं और दिखाते हैं कि इनको जो ये रोग, आप एक तो समझ में आ गया कि डायरेक्ट से जो अप्रत्यक्ष संपर्क वाले रोग हैं ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जाते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। सिलेबस को अपने देखते चलिएगा, सिलेबस में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम कहाँ पे हैं या भूल ना हो, बिल्कुल ना हो। आप लिखेंगे संक्रामक रोगों को फैलाने वाले माध्यम कौन है, किस माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं, इसकी चर्चा एग्जामों में होती है। सर सॉरी सर, हेलो सर, सॉरी एक्चुअली कुछ पूछना है। ये असंक्रामक रोग है, इसके बारे में अभी आप नहीं बताएंगे, मतलब उसमें नहीं है कुछ भी? देखिए असंक्रामक रोग में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो जान सकते हैं। जैसे जो संक्रामक रोग नहीं होंगे सब असंक्रामक होंगे। जैसे हमने कहा किसी व्यक्ति में न्यूट्रिशन की कोई कमी हो गई, जैसे मान लो विटामिन की कोई कमी हो गई, विटामिन ए की कमी हो गई, रतौंधी हो गई, विटामिन बी की कमी हो गई, कुछ और हो गया, विटामिन सी की कमी हो गई, कुछ और हो गया, तो न्यूट्रिशनल है। ये कैसा है, यह आपका असंक्रामक है, संक्रामक नहीं है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाएगा। हमको अगर विटामिन ए की कमी है तो हमारे पास ही रहेगी, हमारे बच्चे में नहीं जाएगी। विटामिन बी हमने कमी है तो उसकी पूर्ति करेंगे, हमारा बच्चा उसकी पूर्ति नहीं करेगा। समझ आया कि नहीं? मतलब वह रोग जो स्वयं में हो, देखिए जितने भी आपके कम्युनिकेबल डिजीज है उन सबको छोड़ दो, उनको छोड़ दोगे सब अकम्युनिकेबल में चले जाएंगे, मतलब कि वो असंक्रामक में चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए संक्रामक रोग को फैलने वाले जो माध्यम है इनकी चर्चा होती है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं कौन कौन से माध्यमों से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं।
तो जो समस्त बीमारियां संक्रामक की, उनके 4 भाग होते हैं। कौन कौन से बेटा? एक तो बेटा हवा द्वारा फैलती है, बाई एयर। दूसरी क्या है? हवा द्वारा, जैसे हमने कहा, हमने छींक मारी, छींक क्या हुई? वो हवा में फैली, और कोई व्यक्ति कुछ दूर पे खड़ा है, हवा के माध्यम से वो क्या हो गए, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ गए, वो हवा द्वारा हो गई। ठीक है, तो छींक के माध्यम से जो चीजें थी, या खांसने के माध्यम से जो चीजें थी, वो हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच गई। दूसरा क्या है? जल द्वारा, बाई वाटर, जल द्वारा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बेटा जल द्वारा जो फैलते हैं, जैसे मीजल्स वगैरह पढ़ेंगे, खुजली वगैरह होती है ना, मीजल्स वगैरह, ये सब ऐसी ही बीमारियां हैं। आप एक पानी का टैंक है, एक व्यक्ति उसमें कूद के नहा रहा है, उस व्यक्ति को कोई इस तरीके की बीमारी है, अगर उस व्यक्ति में वह बीमारी है तो पानी में चली जाए, तो पानी के माध्यम से दूसरे में चली जाएगी। पानी पीने के माध्यम से बहुत सारी बीमारियां आती है। इसीलिए बात क्या होता है बेटा, जो टैंकी वगैरह बनाई जाती है सरकार द्वारा, उन टैंकियों की बीच में से सफाई होती रहती है, या फिर उनमें कुछ ऐसी दवाइयां डाल दी जाती है जिनके माध्यम से वहां पे जितने बैक्टीरिया वगैरह है वो सब खत्म हो जाए। तो क्या बेटा? वो जल द्वारा है। तीसरी क्या बेटा? भोजन द्वारा, बाई फूड। कुछ ऐसी बीमारियां तो खाने पीने के माध्यम से एक से दूसरे में चली जाती है। जैसे हमने कहा टीबी का मरीज है, वो टीबी का मरीज वो जिस बर्तन में खाना खाता है, अगर वो खाना छोड़ दिया है और वो खाना कोई दूसरा व्यक्ति खा लेता है, तो ऐसे में इनमें जितनी भी वायरस वगैरह जो भी कम्युनिकेबल डिजीज के लक्षण थे, वो सारे इनमें दूसरे में चले जाएंगे। तो भोजन द्वारा होता है। जैसे वो क्या हैजा होती है, हैजा का मतलब है खाने की बीमारी है, भोजन की। खाने पे प्रदूषित मक्खियां बैठी, उस मक्खी वाले खाने को दूसरा व्यक्ति खा लिया और खाने द्वारा उसमें पहुंच गए, तो क्या बेटा? बाई फूड द्वारा फैल सकती है। एक द्वारा क्या? तो बाई इंसेक्ट या कीट द्वारा, बाई इंसेक्ट। जितने भी कीट पतंगे हैं बेटा, जब भी वो किसी खान पीन या प्रदूषित चीज मतलब कि कुछ भी किसी वस्तु पे बैठती है और वह वस्तु दूसरा व्यक्ति ले लेता है, तो वहां फैल जाएंगे। या कीट पतंगों द्वारा जितने भी चीजें हैं, जितने भी अभी हम लोगों ने पढ़ा, चाहे वो आपका क्या हो, बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे प्रोटोजोआ, चाहे फंगस हो, मतलब जितने भी इंसेक्ट इस पृथ्वी पर हैं, उनके माध्यम से जो बीमारियां एक से दूसरे में जाएगी, वह भी आपकी संक्रामक रोगों को फैलाने वाले माध्यम माने जाएंगे। आई थिंक समझ में आ गया है। चारों माध्यम आपके दिमाग में होने चाहिए। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कम्युनिकेबल डिजीज का नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? आप लोग कल आगे जो पढ़ेंगे, वो जो हमने भी चर्चा की है, चाहे बैक्टीरिया की, अगर यहाँ मैं चर्चा कर दूं तो क्योंकि एक ही माध्यम से चलना है, तो जो रोगाणु होते हैं, ठीक है, जो रोगाणु होते हैं उनकी चर्चा जब हम करेंगे कल, इन्हीं चारों को हमें पढ़ना है। इन्हीं चारों को पढ़ना है। क्या सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? तो बैक्टीरिया पढ़ेंगे, फिर वायरस पढ़ेंगे, फिर प्रोटोजोआ पढ़ेंगे, और लास्ट में एल्गी या कह लो कि जो फंगी है। सर सवाल नहीं पढ़ेंगे सर? एल्गी सवाल उसे वही एल्गी में आ जाएगा, फंगी नहीं पढ़ा देंगे वो जी। ठीक है, तो आपको बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, इन चारों को पढ़ना है, और यही चारों आप खत्म कर लिए तो समझिए कि आपका जो एक चैप्टर था पूरा। लाइकेन आपके 4 चैप्टर लाइकेन वगैरह सब उसी इंसेक्ट में ही आ जाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ जो चैप्टर लगा हुआ है ना, जो आपके यहाँ चैप्टर लगा हुआ है, जो आपके सिलेबस में है, वो 4 ही है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगी। ये 4 आपके सिलेबस में है, तो इन चारों को पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, आई थिंक सबके समझ में आ गया है। यस सर, यस सर। है ना बेटा? कल हम लोग दोबारा मिलेंगे, और सेम टाइम पे 8 बजे की क्लास होगी, और 8 बजे की क्लास में बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। पहले बैक्टीरिया आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, पढ़ के आप आएंगे तो आपको मजा आएगा।
आपको मजा ये आएगा कि इनसे संबंधित जो कहीं भी ट्रिक्स बनाई है, किस ट्रिक से याद किया जाए। कभी कभी क्या होता है ना, जब बहुत ज्यादा चीजें हो जाती है याद करने के लिए, तो उनको बाई कुंजी जिसे ट्रिक बोलते हैं, उस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर लेते हैं। और ट्रिक देखिए, जरूरी नहीं कि आप बनाएं, जरूरी है कि अगर बनी है तो उसको भी याद कर ले, या आप बना सके तो आप भी बनाए, ठीक है। वो कुछ का आपका रिसर्च होगा, अगर आप अच्छा ऐसे कर पाते हैं तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, गुड नाइट। कल सेम टाइम पे मिलते हैं, बैक्टीरिया से शुरू करते हैं। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। बेटा सभी गुड नाइट, जय हिंद, शुभ रात्रि। गुड नाइट। शुभ रात्रि। चलिए सभी को शुभ रात्रि भाई, शुभ